नमस्ते सभी को। देखिए, हम जिस विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं उस विषय का नाम है मनोविज्ञान। दोस्तों, आपका ये एक अहम विषय बीएसटीसी के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में, बीएड में और बीए बीएड में भी और बीएससी बीएड में भी अक्सर क्या है कि जो विद्यार्थी नए हैं और उनके लिए यह विषय एक अलग सी पहचान रखता है, क्योंकि प्लस टू तक इस विषय का अध्ययन नहीं किया उन्होंने। प्लस टू के बाद जैसे ही उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कोर्सों में एडमिशन लेने के बाद उसमें जब उन्होंने अपनी शुरुआत की तो इस विषय का सामना करना पड़ा और इस विषय का नाम हमने दिया मनोविज्ञान। इस विषय के बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात पहले ये कि इस विषय की आवश्यकता क्यों, क्योंकि जैसे ही हम प्लस टू के बाद टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में आते हैं तो यह विषय हमारा आगे चल करके शिक्षा मनोविज्ञान का रूप ले लेता है। और जैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान का रूप लेता है तो वहाँ पे हमारे लिए यह लागू हो जाता है कि हम बच्चों को किस तरीके से समझें, किस तरीके से उनकी जो शिक्षण विधियाँ हैं उन बच्चों को किस तरीके से समझें। क्योंकि एक शिक्षक है, कक्षा के अंदर 40 या 45 विद्यार्थी हैं, वो बच्चे किस तरीके से किस विधि से पढ़ेंगे, किस तरीके से समझेंगे, तब यह विषय हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह विषय बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पहली बार पढ़ने का मौका मिला है। क्योंकि बीए बीएड में जिन्होंने एडमिशन लिया वो पहली बार सामना करेंगे मनोविज्ञान का। कुछ बच्चे बीएसटीसी में आते हैं फर्स्ट ईयर में, वो पहली बार सामना करते हैं। बीएड में आते हैं, वो भी पहली बार इस विषय का सामना करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये जो विषय है, यह विषय एक दर्शन शास्त्र से अलग हुआ माना जाता है। दर्शन शास्त्र से अलग हुआ माना जाता है। हम बात करते हैं शुरुआती दौर की, कि शुरुआत से लेकर के वर्तमान तक किस रूप में किस गति से यह चला और वर्तमान में किस रूप में पढ़ा जाता है, शुरुआत में किस रूप में पढ़ा गया था, हम चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वैदिक काल का समय था। वैदिक काल का समय था, और वैदिक काल का जो समय था वो 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का समय था। दोस्तों, ये वो समय था जिसमें भारत एक अपनी अलग पहचान लिए हुए था। भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। अब भारत में इस दौर का जो वेदों का जो काल था, इस वेदों के काल में वेदों की रचना हुई थी, और वेदों की रचना हुई थी इस समय में सबसे पहला जो वेद रचा गया था उस वेद का नाम था ऋग्वेद। अब वेदों की रचना हुई, वेद रचे गए थे, तो उन वेदों के रचने का समय ही भारत के लिए गौरवमयी रहा, और भारत के लिए जब गौरवमयी रहा तो भारत विश्वगुरु कहलाया। अब भारत विश्वगुरु कहलाया तो इसके पीछे भी तो कोई कारण रहा होगा कि इन वेदों की रचना हुई। वेदों में बहुत सी चीज़ें थी, जैसे हम कहें आज उस समय में, प्राचीन समय में प्राणी अपना रहन सहन खान पान जो विज्ञान के तत्वों से करता था, विज्ञान जीवन में उपयोगी था। आज वर्तमान में जो विज्ञान जिस रूप में उपयोगी है, उस रूप में देखा जाए तो सब उस समय का, अगर हम कहें कि उस प्राचीन समय का जो विज्ञान था वो विज्ञान ऋग्वेद था, प्राचीन समय का। और वो ऋग्वेद उस समय का विज्ञान था। अब वर्तमान में जो विज्ञान है, इस विज्ञान को फलीभूत होने के लिए अनेक संसाधन हैं। हम ये माने कि उस समय संसाधनों के अभाव में वर्तमान की तरह जो विज्ञान फलीभूत हो रहा है, उस समय यह विज्ञान फलीभूत नहीं हो पाया। अब इतना आगे नहीं बढ़ पाया। अब जब इतना आगे नहीं बढ़ पाया तो इस कारण से धीरे धीरे और जो वेदों की रचना हुई, और अंतिम जो वेद रचा गया था उसका नाम था अर्थवेद। दोस्तों, इस समय जब अर्थवेद जब आया, तो अर्थवेद जब आया तो उस समय हमारी जो भारत की जो संस्कृति थी वो विनाश की ओर थी। और विनाश की ओर होने का एक ही कारण था कि इस समय
भारत में जादू मंत्र टोने टोटके का प्रभाव बहुत बड़ी रूप में फैल चुका था। अब इसके लिए बहुत इसका उपाय भी करना था। अब इतने व्यापक रूप में फैल चुका था, एक तो ये कारण रहा पहला। दूसरा कारण इसका ये माना जाता है कि उस प्राचीन समय में जो मानव था वो मानव पशु की तरह कार्य करता था, और पशु से मनुष्य बनने का उसने जो सफ़र तय किया, वो सफ़र कैसे तय किया, वो इन्हीं के द्वारा हम समझेंगे कि जब मनोविज्ञान जो है वो पशु से मनुष्य बनाने का काम किया था मनोविज्ञान ने, क्योंकि मानव जो था वो अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता था कभी भी। अब हम इसके दो कारण हैं, एक तो यही वेदों वाला, क्योंकि अर्थवेद जब आया तो अर्थवेद में जादू तंत्र मंत्र टोने टोटके का प्रभाव हुआ, इस कारण से मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी। दूसरा ये कि उस समय जो मानव था वो अपना जीवन सही तरीके से व्यतीत नहीं कर पाता था, और जब सही तरीके से व्यतीत नहीं कर पाता था, यानी हम कहें कि पशुओं की तरह कार्य कर रहा था, पशुओं से मानव का सफर उसने किस रूप में तय किया, ये दो चीज़ें थी। और जब ये चीज़ भारत अर्थवेद का समय या पशुओं की तरह कार्य करने का जो समय रहा है उस मनुष्य का, तो उस समय हम माने कि उस विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में यह एक दौर था कि इस मानव के बारे में सही अध्ययन किया जाए, मनुष्य के बारे में सोचा जाए, मनुष्य किस गति से किस क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करता है। तो ये जब दौर था तो दोस्तों विश्व में 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया, विश्व में 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया। और उन 3 महान आत्माओं की अगर हम बात करें, वो जो महान आत्माएं थी वो यूनान में थी, या हम कहें कि यूनान में 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया। उन 3 महान आत्माओं में सबसे पहले नाम आता है सुकरात का, पहला सुकरात का, और इन्हीं के शिष्य रहे दूसरा नाम आता है प्लेटो का, और तीसरा नाम आता है अरस्तु का। इन 3 महान आत्माओं ने उस समय जन्म लिया जब भारत एक विनाश की ओर था, यानी हम कहें कि भारत की जो संस्कृति है वो विनाश की ओर जा रही थी। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है सुकरात का। सुकरात ने एक ही बात कही कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ये सबसे पहले सुकरात ने कहा। अब सुकरात का नाम वहाँ आता है जहाँ दर्शन शास्त्र का आता है। हमने कहा कि दर्शन शास्त्र का जहाँ नाम आएगा वहाँ सबसे पहले सुकरात का नाम आएगा, और सुकरात ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे। अब इन्होंने ये बात क्यों कही कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए? क्यों? क्योंकि उस समय मनुष्य अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता था। मनुष्य दौड़ता रहता था, कभी प्रकृति के बारे में, कभी ईश्वर के बारे में, अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता था। तो उन्हीं के एक शिष्य हुए प्लेटो, सुकरात के शिष्य हुए प्लेटो। और प्लेटो ने पहली बार ये बात कही कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये सुकरात के शिष्य प्लेटो ने कही। अब उस समय ये बात कही तो उस समय प्लेटो ने भी ये माना कि मुख्य रूप से 3 चीज़ें पाई जाती हैं। 3 चीज़ें यानी पहला प्रकृति, दूसरा ईश्वर, तीसरा मनुष्य। इन्होंने ये बात मानी कि मुख्य रूप से 3 चीज़ें पाई जाती हैं। और इन 3 चीज़ों में जो हम बात करें कि जो है ये प्रकृति है, प्रकृति में मुख्य रूप से 5 तत्व पाए जाते हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये चीज़ें 5 तत्व पाए जाते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। और उस शरीर में मुख्य रूप से आत्मा पाई जाती है, और आत्मा में कोई भाव पाया जाता है, और इसी भाव से प्राणी किसी परम सत्ता को, इसी भाव से प्राणी किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि मुख्य रूप से कितनी चीज़ें पाई जाती हैं। प्लेटो के अनुसार समझिए हम कि मुख्य रूप से 3 चीज़ें, पहला प्रकृति, दूसरा ईश्वर, तीसरा मनुष्य। और इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है उसमें 5 तत्व पाए जाते हैं, उन 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, और मनुष्य के शरीर में आत्मा पाई जाती है, आत्मा में भाव पाए जाते हैं, और इन्हीं भाव के कारण प्राणी किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है।
दौर से ही था दोस्तों। अब हम प्राणी के बारे में अगर चर्चाएं करें तो ये बात प्लेटो ने सिद्ध की कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा में भाव पाए जाते हैं और उन्हीं भावों से प्राणी किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। तो ये दौर चला था शुरुआत का दोस्तों। अब इन्हीं के शिष्य हुए अरस्तु ने इनकी जो बनाई हुई रूपरेखा थी प्लेटो की, उसके ऊपर अध्ययन करना प्रारंभ किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटो ने अध्ययन किया वो किसके ऊपर अध्ययन किया? आत्मा पे। और इन्हीं के जो गुरु हुए, प्लेटो के जो गुरु हुए, उन्होंने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य को स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पहले मनुष्य स्वयं के बारे में सोचता नहीं था। और मनोविज्ञान में हम ये बात कहते हैं कि मनोविज्ञान में प्राणी जो मनुष्य से, ये पशु से मनुष्य का सफर उसने अलग अलग रूपों में तय किया। तो हम मानते हैं कि यहाँ प्लेटो ने आत्मा पे अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि आत्मा ही परमात्मा, और इस तरीके से उन्होंने आत्मा के बारे में बताया। इन्हीं के शिष्य अरस्तु जो हुए, इन्हीं के शिष्य अरस्तु ने भी आत्मा पे अध्ययन किया, आत्मा पर अध्ययन किया। अब दोस्तों हमारे पास जो जानकारियाँ मिलती हैं वो कुछ एक गलत जानकारियाँ मिलती हैं जो पुस्तकों में हम लोग पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, हमारे पास कई बार कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ। एक ही क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ। हमारे पास एक ही रटी रटाई चीज मिलती है, हम कहते हैं 16वीं सदी में। दोस्तों ये 16वीं सदी में नहीं प्रारंभ हुआ था, क्योंकि इससे पहले की जब हम चर्चाएं करें, ये जो 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया था, ये जो समय था ये 4वीं और 5वीं ईस्वी का था दोस्तों, 4वीं और 5वीं ईस्वी का था। यानी लगभग हम कहें कि 4वीं और 5वीं ईस्वी से 16वीं शताब्दी तक का जो समय रहा था, वो 16वीं और 17वीं शताब्दी का कुछ समय था, उसमें भी आत्मा का अध्ययन होता रहा। और यहाँ तक आत्मा के बारे में पढ़ा गया तो हम ये मान सकते हैं कि मनोविज्ञान का जो अस्तित्व जो रहा है, वो अस्तित्व 16वीं शताब्दी से न होकर के 4वीं और 5वीं ईस्वी से ही शुरू हो गया था। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी न होकर के 4वीं या 5वीं सदी में मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये जो स्वरूप पढ़ा गया था मनोविज्ञान को शुरुआत में आत्मा के अध्ययन के रूप में, ये 4वीं और 5वीं सदी से ही शुरू हो गया। यानी लगभग हम कहें कि 2000 वर्षों तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में ही पढ़ा गया। अब मनुष्य आत्मा के बारे में अध्ययन करता रहा और मनुष्य आत्मा के बारे में अध्ययन करता रहा तो एक कड़ी मिल गई, एक यानी हम कहें कि एक रास्ता मिल गया था मनोविज्ञान के संदर्भ में चलने का, और दर्शन शास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में चल पड़ा था मनोविज्ञान 4वीं ईस्वी से लेकर के, क्योंकि मनुष्य के ऊपर अध्ययन होना प्रारंभ कर दिया था इन लोगों ने, इन विद्वानों ने, दार्शनिकों ने मनुष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया था और ये दौर चला था। यानी हम कहें कि लगभग 2000 वर्षों तक मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा गया। और दोस्तों एक रूप और आता है, मनोविज्ञान अलग रूप लेकर के आता है, यानी समय है 1590 ईस्वी का। 1590 ईस्वी का 1590 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1590 ईस्वी में एक मनोवैज्ञानिक हुए रुडोल्फ गोएकले। रुडोल्फ गोएकले, देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं तो मैंने कई बार कहा है पहले भी कई कक्षाओं में कि हर एक शब्द कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसे ही नहीं कि किसी तरीके से किसी ने ये शब्दों की रचना कर दी और वो अपने बोलने और चलने और लिखने में आ गए, ऐसा नहीं है। हर एक शब्द का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई अस्तित्व जरूर रहा है। तो हम देखिए कई बार हम सोचते में हैं कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान को हम कहते हैं साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की उत्पत्ति में ही हम पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान को कहते हैं साइकोलॉजी। अब कई बार बेसिक क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? अमूमन आता है, इसमें हम ऑप्शन रखते हैं। पहला है हमारे पास कि लैटिन,
दूसरा है ग्रीक, तीसरा है फारसी और चौथा है हमारे पास अंग्रेजी। देखिए इसमें जो हमारा एक रटी रटाई जो चीज़ रही है, हमेशा से रटी रटाई, क्योंकि हमने एक बारीकी से नहीं समझा। और मनोविज्ञान एक वो विषय है दोस्तों जिसको आप दिल से नहीं पढ़ोगे, अगर सही तरीके से समझोगे, रटना नहीं है, अगर जब तुम रटोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। केवल इसको बारीकी से रटने की बजाय समझना है इसको, एक एक चीज़ को कि किस किस तरीके से किस किस मोड पे किस तरीके से चला था। तो इसमें हमने क्वेश्चन किया, नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले सीटेट में कोई पेपरों में आया हुआ भी है, उसमें पर्सनैलिटी पूछा गया था, जो व्यक्ति तो हम पढ़ते हैं एक टॉपिक कि साइकोलॉजी, इसमें हम पूछ रहे हैं कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। अब साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो हमारी एक रटी रटाई परंपरा रही है, चाहे वो किसी भी भाषा के बारे में पूछ ले, किसी भी शब्द के बारे में पूछ ले, तो हमने साइकोलॉजी पूछ लिया, कोई और शब्द पूछ ले तो हमारी एक ही निशाना जाता है सीधा कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, लैटिन, जबकि ये गलत है दोस्तों। अब साइकोलॉजी लैटिन नहीं करेंगे तो ज़्यादा कहाँ चले जाएंगे, ग्रीक में चले जाएंगे, ग्रीक भी गलत है। तीसरा फारसी, फारसी में चले जाएंगे, फारसी भी गलत है। देखिए साइकोलॉजी जो शब्द है वो हमारा अंग्रेजी भाषा का शब्द है दोस्तों, लेकिन बना किसी और अन्य भाषाओं से है। हम ये नहीं कह सकते कि साइकोलॉजी ये लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा का है। बने हो सकता है कि लैटिन और ग्रीक किन्हीं और भाषाओं से बना हो, लेकिन बना तो साइकोलॉजी अंग्रेजी का है, बने किसी और भाषाओं से है, तो हम कहेंगे कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस शब्द की रचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में जब मनोविज्ञान का उदय हो चुका था, चौथी या 5वीं सदी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का जो समय आया था, यानी हम कहें कि 1590 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी का समय, 16वीं शताब्दी का जो समय था, इस 16वीं शताब्दी के समय में मनोवैज्ञानिक थे रुडोल्फ गोएकले। और रुडोल्फ गोएकले जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी एक पुस्तक थी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया, पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। ये जो पुस्तक थी, इस पुस्तक के रचयिता थे रुडोल्फ गोएकले और इनका पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। इस पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो इस पुस्तक से हमें जो जानकारियां मिलती हैं वो ये मिलती है कि साइकोलॉजी शब्द की रचना जो शुरुआत में की गई थी 1590 यानी 16वीं शताब्दी में, तो वो इस साइकोलॉजिया नामक पुस्तक से की गई थी। और इस पुस्तक में हमें इस साइकोलॉजी शब्द का वर्णन मिलता है, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी शब्द का वर्णन मिलता है। अब इस साइकोलॉजी शब्द का वर्णन सबसे पहले इस पुस्तक में मिलता है साइकोलॉजियम, जो रुडोल्फ गोएकले के द्वारा लिखी गई थी। और रुडोल्फ गोएकले ने 1590 ईस्वी में यानी हम कहें कि 16वीं शताब्दी में लिखी थी। इस शब्द के बारे में हम चर्चाएं करते हैं तो साइकोलॉजी शब्द हमने अभी क्वेश्चन किया कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन बना किसी दूसरी भाषाओं से है। अब साइकोलॉजी शब्द को दो भागों में विभाजित करें कि दो शब्दों से मिलकर के बना, पहला साइकी, PSYCHI साइकी, और दूसरा LOGS लॉग्स, मैं यहाँ हिंदी में लिखूँ साथ में, साइकी प्लस लॉग्स, दो शब्दों से मिलकर के बना है साइकी और लॉग्स। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, जो आपने रटी रटाई चीज़ें पढ़ी थी, उस चीज़ को यहाँ लेकर के आएंगे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि साइकी और लॉग्स किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों बहुत सी ऐसी पुस्तकें पढ़ी होगी जिन पुस्तकों में आपको लिखा मिलता है कि साइकी जो है, साइकी और जो लॉग्स शब्द हैं, ये दोनों शब्द लैटिन भाषा के हैं, ये ऐसा मिलता है। 60% मार्केट में आपको ऐसी पुस्तकें मिलती हैं जिसमें से साइकी और लॉग्स जो शब्द है वो लैटिन भाषा के माने जाते हैं, जबकि ये गलत है। अब दूसरा गलत नहीं, गलत है लैटिन भाषा, तो हम कहेंगे कि कौन सी भाषा है। अब इसमें हम देखेंगे तो ये जो दोनों साइकी और लॉग्स जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किस भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। अब यहाँ कहोगे कि सर ये कैसा कैसे, क्योंकि मार्केट में कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो सही पुस्तकें हैं उनमें ही ग्रीक भाषा लिखा हुआ है, और जो आप लगभग जो अन्य जो गलत पुस्तकें, गलत किसी सही तथ्यों के द्वारा जो नहीं लिखी गई, उनमें आप पढ़ोगे तो लैटिन भाषा मिलेगी। तो यहाँ जो ग्रीक भाषा का से जो साइकी और लॉग्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है,
इसको हम कैसे माने कि जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में देखिए दोस्तों कि जो पहला जो ये जो बीच का अक्षर जो है वो साइलेंट रहता है। जैसे मैं यहाँ कहूँ BATCH, इसको हमने क्या कहा, बेंच, जबकि इसमें साइलेंट क्या रहा, T, एक पहला कारण। चलो हम ये भी ना माने। दूसरा कारण कि जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी साइकी और लोग्स PSYCHI, और दूसरा इस रूप में लिखा है LOGOS, लोग्स, जबकि लैटिन में कैसा लिखा जाता है, लोग्स। और हमने कहा कि ग्रीक में कैसा लिखा जाता है, ग्रीक में LOGUS। चलो ये भी छोड़ो, हमने यहाँ चर्चा की कि लैटिन भाषा का जो शब्द है, लैटिन भाषा में बीच का जो अक्षर है वो साइलेंट रहता है, जबकि ग्रीक भाषा में बीच का न होकर के पहला अक्षर साइलेंट रहता है। हमने साइकोलॉजी लिखा तो साइकोलॉजी कैसे लिखा, PSYCHOLOGY। अब यहाँ फर्स्ट लेटर साइलेंट है, और फर्स्ट लेटर साइलेंट होने के कारण जो ग्रीक भाषा, फर्स्ट लेटर साइलेंट होने के कारण इसे किस भाषा में रखा जाता है, ग्रीक में। हम कह सकते हैं कि ग्रीक भाषा में फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है, जबकि लैटिन भाषा में बीच का लेटर साइलेंट होता है। अब यहाँ फर्स्ट लेटर साइलेंट होता है, फिर भी हमने इसको क्या कहा, साइकोलॉजी कहा। अगर ये फर्स्ट लेटर साइलेंट ना होता तो हम इसको साइकोलॉजी, ये हमने ये पढ़ा साइकोलॉजी, अगर ये फर्स्ट लेटर साइलेंट नहीं होता, क्या हमने इसको कभी पसाइकोलॉजी पढ़ा, पसाइकोलॉजी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये इसका सही रूप नहीं है। इसका फर्स्ट लेटर साइलेंट होने के कारण इसका सही रूप क्या है, साइकोलॉजी। तो दोस्तों ये एक स्वरूप रहा हमारे सब जगह ये साइकोलॉजी शब्द का। मैंने कहा कि हर एक शब्द की रचना हुई है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। तो यहाँ जो रचना हुई 1590 यानी 16वीं शताब्दी में रुडोल्फ बोयक्ले साइकोलॉजी जो पुस्तक थी उसमें साइकोलॉजी शब्द का वर्णन दिया गया था सबसे पहले, और इसी सब में साइकी और लोग्स दो शब्दों से मिलकर के बना था, पहला साइकी और दूसरा लोग्स। साइकी का अर्थ हम यहाँ पे लगाते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो साइकी और लोग्स किस भाषा का शब्द है, ग्रीक, और इन ग्रीक भाषा से मिलकर के किस भाषा में आया है, ये अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द का वर्णन हुआ है। अब यहाँ जो साइकी है उसका अर्थ क्या है, साइकी का अर्थ है आत्मा, और लोग्स का अर्थ क्या है, अध्ययन करना। अब हमारे सामने ये दो चीजें, साइकी का अर्थ आत्मा और लोग्स का अर्थ अध्ययन करना। अब हमें किसका अध्ययन करना है, आत्मा का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। अब आत्मा के अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले सुकरात ने भी कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। उसके बारे में बाद में प्लेटो आए, प्लेटो ने भी आत्मा के बारे में अपना सही विचार दिया कि आत्मा ही परमात्मा है और मनुष्य के अंदर ये आत्मा, और वह किस उसी प्राणी में जो आत्मा है उसी में भाव, और उसी भाव से किसी परम सत्ता को ईश्वर मान रहा है। तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि प्राणी का जो स्वरूप शुरू से लेकर के यानी 4वीं या 5वीं सदी से लेकर के दर्शन शास्त्र से जब से अलग हुआ था, मनुष्य के बारे में अध्ययन होना प्रारंभ हो गया था, उस समय से लेकर के 16वीं शताब्दी तक मनुष्य आत्मा के बारे में सोचता रहा कि आत्मा क्या है, किस रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे एक रास्ता मिल गया, और वो रास्ता जो मिला वो आत्मा के अध्ययन के रूप में मिला। अब हम यहाँ कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का एक स्वरूप निकल करके आता है साइकोलॉजी में, वो आता है आत्मा के अध्ययन के रूप में। अब यहाँ मनोविज्ञान की उत्पत्ति भी हुई, और यहाँ साइकोलॉजी शब्द का भी अर्थ, साइकोलॉजी शब्द के अर्थ का भी पता चला कि साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोग्स। लेकिन साइकी और लोग्स जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं, न कि लैटिन के। ये कुछ जानकारियाँ, छोटी छोटी जानकारियाँ। उसके बाद में देखिए, अब हमारे पास जो मनोविज्ञान था, सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना, जितने भी दर्शन शास्त्री थे उन्होंने माना कि मनोविज्ञान है वो आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे यानी हम कहें कि 4वीं या 5वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक, 16वीं या 17वीं शताब्दी तक, 16वीं और 17वीं शताब्दी तक जो मनोविज्ञान जो माना गया, मनोविज्ञान जो माना गया
वो मनोविज्ञान आत्मा के अध्ययन के रूप में माना गया। आत्मा का अध्ययन, यहाँ आत्मा का अध्ययन किया जाने लगा। अब आत्मा का अध्ययन किया जाने लगा तो इन चीज़ों के समर्थक भी थे। आत्मा का अध्ययन किया जाने लगा तो उस समय शुरुआत में अरस्तु जो थे, अरस्तु ने आत्मा के बारे में बताया, उससे पहले प्लेटो ने बताया, और प्लेटो से पहले सुकरात ने कहा था कि प्राणी जो है उस मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में।